ये है हमारा प्यारा इंडिया और आज हम बात करने वाले हैं हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालय की सभी प्रमुख नदियों के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो कि एक बार आपने देख लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो मैं पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा उससे आपके जबान पे पूरी की पूरी नदियां रट जाएंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस मैप को आप देख रहे हैं। हमारा जो इंडिया है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया में नदियों को टू पार्ट्स में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। इन नदियों को फर्दर अन्य पार्ट्स में बांटा गया है, पर प्रमुख रूप से हिमालयी नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं। आज हम हिमालय की नदियों में कुछ नदियों के बारे में, कुछ विशेष नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अलग नदियों के बारे में देखेंगे। अगर आप दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हिमालय नदियों में तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ये ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां ऐसी हैं जिन्हें हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो कि हिमालय के उत्थान से पूर्व से ही बहती चली आ रही हैं। ठीक है, जहां हमारा हिमालय है पहले वहां पर तेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, ये हिमालय को काट कर बिना अपना रास्ता बदले उसी रास्ते से बहती रही। यानी कि जब ये हिमालय अपनी ऊंचाई पर आज खड़ा हुआ है तो ये नदियां उसको बहुत ही गहरे खाई में काट के बह रही हैं। यानी कि इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है। ठीक है, अब हम डीप में पढ़ते हैं कि हिमालयी नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं और किस जगह से प्रवाहित होते हुए कहां पर जाकर के गिरती हैं। ठीक है, तो अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये है नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद ये है तिब्बत, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अब इस पर चीन का अधिकार है। ये है चीन। और आप इस पश्चिम साइड में देखिए, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। तिब्बत में तीन इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, पहला चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, दूसरा है राकसताल और तीसरा है मानसरोवर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं तिब्बत में, जहां से तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। ठीक है, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं कि भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम। तो जो सबसे लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है। सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है गंगा नदी 2525 किलोमीटर। उसके बाद आता है सतलज नदी 1500 किलोमीटर। उसके बाद आता है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद आता है यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। अब ये सिंधु नदी है जो कि चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास ये नदी गहरे खाई में बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी के दक्षिण में एक जिला है लेह, वो सिंधु नदी के दक्षिण में पड़ता है।
ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाहिने या बाएं, इस तरह से पूछा जाता है कि लेह जिला सिंधु के दाहिने में पड़ता है या बाएं में पड़ता है। तो सिंधु नदी के बाएं में लेह जिला पड़ता है। ठीक है। जो सिंधु नदी है वो आपका काराकोरम और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होता है। यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एक नदी है श्योक नदी, सिंधु की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है जो कि दक्षिण से आकर के उसमें मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, ठीक है, बेरीनाग के पास एक झील पड़ता है शेषनाग झील, वहां से निकलती है और ये श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिलती है। और यह नदी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर बहते हुए अंत में ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो कि विसर्पण करती है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये विसर्पण करते हुए प्रवाहित हो रही है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो विसर्पण करती हुई है, तो ये है झेलम नदी। ठीक है। झेलम नदी में इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है कि ये अनंतनाग से वारामुला तक नौकागम्य है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली नदी के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसका नाम है चेनाब। ठीक है। चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे से होकर के निकलती है। ठीक है। अब चेनाब के बाद दो ऐसी नदियां हैं, रावी और ब्यास, जो कि रोहतांग दर्रे से, दोनों एक ही दर्रा है रोहतांग, वहीं से निकलते हैं। और रावी नदी आपकी चली जाती है पाकिस्तान में। ब्यास एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में ना जाकर के ये मिलती है आपके सतलज में। ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, तो वो है व्यास नदी। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी। सतलज नदी आपके राकसताल से निकलती है। यह निकलती है राकसताल से जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है। और इंडिया में जब ये प्रवेश करती है तो वो सिपकिला दर्रे से होते हुए इंडिया में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सतलज नदी इंडिया में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, तो वो है सिपकिला दर्रा। ठीक है। सतलज दो राज्यों से होकर के बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जब ये सतलज नदी आगे हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करती है तो वहीं पर आकर इसको ब्यास नदी मिल जाती है। पंजाब में कपूरथला स्थान पे हरिके एक जगह है पंजाब में जहां पर ब्यास और सतलज आकर के मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का 20% वाटर इंडिया यूज करेगा और 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद ये ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, नीचे की तीन नदियां ऐसी हैं रावी, ब्यास और सतलज। इसमें इंडिया 80% वाटर यूज करेगा और पाकिस्तान 20% वाटर यूज करेगा। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो कि 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है इंडिया के अंदर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए आप इस मैप को देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए नेपाल है और सबसे पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश। हमारे इंडिया का जो सबसे पूर्वी जो प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको दिखेगा असम और असम के नीचे दिखेगा मेघालय जो कि असम से घिरा हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश एक अलग कंट्री है जो कि तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बांग्लादेश
द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे उससे पहले थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि तिब्बत के पठार से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें 2 नदियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, और आज जो हम बताने वाले हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और यहां पर आपका है चाइना। ठीक है, तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो कि 3 देशों से होकर के गुजरती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। और उस नदी को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। ये नदी जब तिब्बत में बहती है तो उसको हम सांगपो नाम से जानते हैं, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको हम दिहंग नाम से जानते हैं। जब ये नदी असम में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो एक से ज्यादा नामों से ये जानी जाती है। जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे जमुना नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये है सांगपो नदी। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये यू आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, यू आकार की घाटी बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जहां पर ये यू आकार की घाटी बनाती है उसे हम कहते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है जिसको हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जो गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसे हम कहते हैं दिहंग गार्ज। ठीक, जब ये नदी यानी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो मैंने आपको बताया कि दिहंग नदी के नाम से जानी जाती है। दिहंग नदी जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो उसकी 2 सहायक नदियां हैं जिनका नाम है दिबांग और लोहित। ये दोनों दिहांग नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दिबांग नदी असम में प्रवेश करती है तो वो कौन सी जगह प्रवेश करती है? जिसका नाम है सादिया। वो सादिया एक जगह है असम में जहां पर ये असम में प्रवेश करती है। असम में ये बहते हुए आती है पश्चिम साइड में धुबरी के पास। धुबरी के पास ये फिर से यू टर्न लेती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जब असम में जब ये नदी बहती है तो एक रैंप घाटी के रूप में बहती है, और असम में ही ढेर सारे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि एक ऐसा द्वीप जो नदी के बीच में पाया जाता है। तो जो मांजुली द्वीप है वो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। असम सरकार ने मांजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, और यहां पर बारिश बहुत होने की वजह से यहां पर धान की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। ठीक है, अब ये नदी धुबरी के पास यू टर्न लेते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और वहां पर ये जमुना नाम से प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में जब ये नदी चलती है तो जमुना नाम से प्रवाहित होती है। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमो ग्लेशियर। जेमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, और ये बांग्लादेश में आकर के जमुना नदी से मिलती है, और आगे की धारा भी जमुना नदी नाम से जानी जाती है। अब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जब 2 धाराओं में विभाजित होती है तो जो भागीरथी नदी है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, पद्मा नाम से जानी जाती है। ये आगे आकर के बांग्लादेश में चली आती है, और जब आपकी जमुना नदी बांग्लादेश में आगे बढ़ती है तो फिर जब ये पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलते हैं तो उसके आगे की जो धारा है, देखिए इस पॉइंट से जो मैंने रेड का सर्कल किया है वहां से लेकर के अगले पॉइंट तक, यहां पर ये जो धारा बह रही होती है वो पद्मा नाम से बह रही होती है। यानी कि बांग्लादेश में सबसे पहले ये जमुना नाम से बही, जब पद्मा नदी आकर के इससे मिल जाती है तो ये पद्मा नाम से बहती है। अब मणिपुर में देखिए एक नदी है बराक नदी, जिसको हम मेघना नदी भी कहते हैं, वो आकर के पद्मा नदी में मिल जाती है। तो जब ये पद्मा नदी में मिल जाती है तो उसकी जो संयुक्त धारा है वो आगे चल करके मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है
कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो जो समुद्र में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो वो किस नाम से गिरता है? तो वो है मेघना। तो बांग्लादेश यानी कि बंगाल की खाड़ी में जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गिरता है, गंगा नदी का पानी गिरता है, तो वो मेघना नाम से गिरता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। बहुत ही प्रमुख नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। आपको पूरी डिटेल में गंगा नदी के बारे में बताएंगे, उनकी सहायक नदियों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों ये देखिए आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी इस फिगर में आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसलिए आप सभी को पता है कि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकली हुई है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है, सफेद स्पेस दिख रहा है, मैं इसको उत्तराखंड मान करके आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड का जो स्पेस है वो छोटा सा है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये है उत्तरकाशी जिला, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तरकाशी जिला में एक जगह है गोमुख। ठीक है, गोमुख में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को ही हम गंगा नदी कहते हैं, पर जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसे हम भागीरथी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक नदी है भीलांगना नदी, वो भी उत्तराखंड से ही निकलती है। जब भागीरथी नदी में आकर के ये मिलती है तो वहां पर एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, जो कि भूकंप जोन 5 में आता है और ये अपने इन्हीं कारणों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, अब टिहरी बांध से ये नदी आगे बढ़ती है, गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, सतोपद ग्लेशियर। सतोपद ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक है धौली गंगा और दूसरी है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां जब निकलती हैं और आपस में जब मिलती हैं तो उनकी जो संयुक्त धारा है जहां पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं विष्णु गंगा। ठीक है, अब ये विष्णु गंगा नदी जब ये विष्णु प्रयाग नाम से जानी जाती है, विष्णु प्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब एक नदी है जिसको कहते हैं पिंडार नदी, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड से पिंडार नदी जब निकलती है और आकर के आपके अलकनंदा नदी में मिलती है, जहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, अब ये नदी फिर से आगे बढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये नदी अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है और इसकी सहायक नदी आकर के इससे मिलती रहती है। एक नदी और है पिंडार नदी के नीचे जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये नदी भी अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब अलकनंदा नदी फिर से आगे बढ़ती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। जब ये गंगा नदी में मिलती है तो उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, इन सभी सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि विष्णु गंगा, धौली गंगा जहां मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और जब अलकनंदा नदी गंगा नदी से मिलती है तो वो देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इस गंगा नदी की धारा को इमेजिन करिए कि ये उत्तराखंड में जो मैं बता रहा था ये जगह। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मान लीजिए जितना आपने अभी तक बताया आपको वो सब इस प्लेस की बात है। यहां से अब सोच लीजिए गंगा नदी निकली, तो गंगा नदी जब अभी तक जो बह रही थी वो पहाड़ी क्षेत्र में बह रही थी। जब गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो वो हरिद्वार के पास, यानी कि गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो हरिद्वार के पास प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है गंगा नदी। हरिद्वार से पहले एक सिटी और भी है, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है, अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर, तो ये बिजनौर के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब उसकी एक सहायक नदी है रामगंगा नदी, वो भी
उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। गंगा में ये नदी जहां पर मिलती है, ठीक है, उसे हम कन्नौज कहते हैं, यानी कि कन्नौज जिले में आकर के ये मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा नदी आपको बताया कि मैं उत्तराखंड से ही निकलती है, तो उत्तराखंड के रामगंगा नदी के किनारे ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि रामगंगा जो उसकी सहायक नदी है गंगा की, वो कन्नौज में आकर के मिल जाती है। अभी मैं जितनी नदियों के बारे में आपको, इसकी सहायक नदियों के बारे में जो मैं बताऊंगा, वो सब जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आपकी बाएं हाथ की, यानी कि बाएं साइड की जितनी नदियां आकर के उसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, उन नदियों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपको मैं दाहिने साइड से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। कन्नौज से गंगा नदी आगे बढ़ती है और डिफरेंट जो सिटीज हैं उनसे होकर के गुजरती है, इलाहाबाद और वाराणसी। ठीक है, अब एक झील है फुलहर झील, जो कि पीलीभीत में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में पड़ता है फुलहर झील। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है और ये लखनऊ जौनपुर होते हुए वाराणसी में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि गोमती नदी किन किन शहर के से होकर के गुजरती है, तो लखनऊ, जौनपुर और वाराणसी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गंगा नदी जब वाराणसी में गोमती नदी से मिलती है, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए बिहार के छपरा तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसकी एक सहायक नदी और है जो कि नेपाल से निकलती है, कर्णाली नदी। ठीक है, नेपाल से निकलती है जिसका नाम है कर्णाली नदी, और ये छपरा में आकर के, उत्तर प्रदेश से बहते हुए छपरा में आकर के मिलती है। कर्णाली नदी का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश में बदल जाता है, जिसको कहते हैं घाघरा नदी। यानी कि जब ये नदी नेपाल में बहती है तो उसे कर्णाली नदी कहते हैं, और जब ये उत्तर प्रदेश में बहती है तो इसको कहते हैं हम घाघरा। घाघरा की भी कुछ सहायक नदियां हैं। एक नदी है जो उसको दाएं हाथ से आकर के मिलती है, शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहते हैं, वो उसके दाहिने साइड से आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये नदी आकर के आपको दाहिने साइड में आकर के शारदा नदी घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है। एक नदी और भी है सरयू नदी, वो भी घाघरा की ही सहायक नदी है जो आकर के घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, गोरखपुर में एक नदी है जो राप्ती नदी नाम से जानी जाती है, वो भी घाघरा की सहायक नदी है जो कि घाघरा में आकर के मिल जाती है। इन सभी नदियों का पानी, यानी कि शारदा, सरयू और राप्ती, घाघरा, इन सभी नदियों का पानी लेते हुए छपरा में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब छपरा से ये नदी, गंगा नदी आगे बढ़ती है पटना। ठीक है, तो पटना में इसको एक और नदी मिल जाती है। ठीक है, नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक। गंडक आती है पटना में मिल जाती है, और गंडक नदी के किनारे ही एक शहर है सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। तो सोनपुर प्रसिद्ध है अपने मेले के लिए, जहां पर जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, अब पटना से ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और उसे फिर से एक सहायक नदी मिलती है जो कि नेपाल से निकलती है, और उसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपने रास्ते को बदलने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये जो नदी है वो रातों रात अपने जो रास्ता है उसको बदल देती है, जिसकी वजह से अचानक से ही बिहार में बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब ये नदी, यानी कि जब कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है तो उसके बाद ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, अब एक और सहायक नदी है जो सबसे पूर्वी सहायक नदी है गंगा की, उसे कहते हैं महानंदा। वो भी बिहार में ही आकर के मिलती है, पर वो निकलती है
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से। ठीक है, महानंदा नदी जो कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, दार्जिलिंग से निकलती है और बिहार में आकर के मिलती है। गंगा नदी झारखंड होते हुए जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वो दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, उसकी जो मेन धारा है उसे भागीरथी नाम से पुकारते हैं और जो दूसरी धारा है उसको हुगली नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी तब भी इसको भागीरथी नाम से ही जानते थे, और पश्चिम बंगाल में जब ये दो धाराओं में विभाजित हुई तब भी हम इसकी जो मेन धारा है उसको भागीरथी नाम से ही पुकारते हैं। ठीक है, हुगली नदी दामोदर नदी से आकर के आगे मिल जाती है। उन नदियों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। भागीरथी नदी के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में स्पष्ट किया है कि ये किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। अभी तक हमने जिन नदियों के बारे में बात किया है वो सभी इसकी जो है बाएं साइड से आकर के मिलने वाली नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दाएं साइड से मिलने वाली नदियों के नाम। ठीक है, तो अब फिर से आप उत्तराखंड की तरफ आ जाइए। उत्तराखंड में देखिए एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आपके सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर ये सहारनपुर और हरियाणा के बॉर्डर पे बहते हुए दिल्ली से होते हुए ये नदी आपके इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अब यमुना नदी के किनारे बहुत सारे प्रमुख शहरों के नाम है जो आपको बताता हूं जो बसे हुए हैं। पहले तो है दिल्ली, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में मथुरा और फिर है आगरा। ये तीनों प्रमुख शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अब एक नदी है जिसको हम कहते हैं चंबल। ठीक है, ये चंबल नदी मालवा के पठार मतलब मध्य प्रदेश में एक पठार है मालवा का पठार, वहां से चंबल नदी निकलती है और ये 3 राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। पहले तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये जाती है राजस्थान में, उसके बाद ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। इटावा के पास उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। तो एक बांध है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा बांध है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर झील, और राणा प्रताप सागर झील, ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी इसलिए थोड़ा प्रमुख है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। चंबल की एक और सहायक नदी है जो कि निकलती है राजस्थान से, जिसको बनास नदी कहते हैं। ठीक है, बनास नदी आपके अरावली पर्वत को बीच से निकालते हुए आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बनास नदी राजस्थान से निकलती है अरावली पर्वत को बीच से निकलते हुए। ठीक है, अब मालवा के पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी, वो भी यमुना में जाकर के मिल जाती है। देखिए ये जो नदियां हैं चंबल और सिंध और कुछ नदियां और हैं जिनको मैं बता रहा हूं, वो सभी डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर के नहीं मिलती है। सबसे पहले ये यमुना नदी में मिलती हैं, उसके बाद यमुना नदी में वो पानी सब चला जाता है और यमुना नदी जाकर के इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। मालवा के पठार से एक और नदी निकलती है बेतवा नदी, वो भी यमुना में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और फिर एक नदी और निकलती है केंस नदी, वो भी इलाहाबाद के पास जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और एक लास्ट नदी एक और है जो कि यमुना की सहायक नदी है जो इलाहाबाद के पास जाकर के मिलती है, टोंस नदी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना इन सभी नदियों का पानी लेकर के गंगा नदी में जाकर के मिलता है इलाहाबाद में। ठीक है, अब एक और नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, और ये सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश में पटना के पास जाकर के मिल जाती है। ठीक है, जो सोन नदी है वो जो सोनभद्र से गुजरती है, तो वह सोनभद्र में सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। ठीक है, और वहां पर एक बांध बनाया गया है रियन बांध। ठीक है, जो कि एक झील है जिसको बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत झील, तो उसी का पानी रोक करके वहां पर बनाया गया है और वहां पर रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है,
तो ये सारी हो गई नदियों के नाम। और आपको ये वीडियोस पसंद आए तो कैसा लगा इन वीडियोस के बारे में आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये है, आज का जो क्वेश्चन इस वीडियो का, कि जो गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।